हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज ये हमारी महिला पर्यवेक्षक भर्ती की जो क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसका एक पांचवा लेक्चर है। और आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं कुपोषण से संबंधित। पहली जो यूनिट है, पहला जो सेक्शन है पोषण और स्वास्थ्य का, उसके अंदर टॉपिक है कुपोषण। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें लाए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कीजिए। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम। भारत में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कुपोषण का मुख्य कारण क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए हैं: जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता, गरीबी और या फिर उपरोक्त सभी। तो कुपोषण से संबंधित हमें यहाँ पर कारण देखना है कि क्या क्या कारण है भारत में मेल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का। तो जनसंख्या वृद्धि भी उसका एक कारण है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है पर जो सोर्सेज हैं फूड के वो कम होते जा रहे हैं। अज्ञानता भी एक कारण है, क्योंकि अज्ञानता होने के कारण, प्रॉपर तरीके से नॉलेज नहीं होने के कारण कितनी ज़रूरत है पोषण की वो नहीं हो पाती है। गरीबी भी एक इसका मुख्य कारण है, जिससे जो है पोषण की ज़रूरत है पूरी नहीं हो पाती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जितने भी कारण है वो सब कुपोषण के भारत में कारण है। उसके अलावा अगर बाकी के कारण हम देखें तो इसके अलावा और भी कारण है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। कई बार प्राकृतिक आपदा के कारण कुपोषण हो जाता है। और अन्य कारण की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऐसे कई सारे यहाँ पर कुपोषण के कारण हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं यहाँ पर कि कुपोषण का अर्थ क्या होता है। अति पोषण, अल्प पोषण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कुपोषण में जो है दोनों चीज आती है। ठीक है, अति पोषण भी आता है और अल्प पोषण भी आता है। अति पोषण का मतलब है कि जब जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिशंस को लेना। अगर जरूरत से ज्यादा पोषक तत्वों को लेंगे तो हमारी बॉडी भी उनको पचा नहीं पाती है, हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। और अगर अल्प पोषण की बात करें तो अल्प पोषण जो है वो जरूरत से कम न्यूट्रिशन लेना, जरूरत से कम पोषक तत्वों को लेना। तो यहाँ पर कुपोषण में दोनों चीज आती है। अति पोषण भी आता है और अल्प पोषण भी आता है, दोनों चीज आती है। तो उपरोक्त दोनों यहाँ पर सही है। जैसे सपोज कीजिए अगर किसी का वजन जो एक जरूरत है उससे कम है तो वो कुपोषित है। अगर जरूरत से ज्यादा है, ठीक है, मोटापे की कंडीशन में आ रहा है, तो वो भी कुपोषण की एक कह सकते हैं टाइप है। तो उपरोक्त दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रोटीन ऊर्जा को पोषित बच्चों के आहार को वाला होना चाहिए। ठीक है, प्रोटीन ऊर्जा अगर हम देनी है बच्चों को तो बच्चों का जो आहार है, भोजन है, वो कैसा होना चाहिए? अधिक कैलोरी वाला, अधिक प्रोटीन वाला, अधिक विटामिन और खनिज वाला, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो अगर प्रोटीन हमें देना है तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि सिर्फ अधिक प्रोटीन यहाँ पर आंसर होगा। लेकिन अगर प्रोटीन देना है प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पर भोजन में कैलोरी भी होना चाहिए, भोजन में कई सारे विटामिन और खनिज भी होना चाहिए, क्योंकि तब जाके बच्चा जो है उस प्रोटीन वाले भोजन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो होगा उपरोक्त सभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब ये। और आप देख रहे हैं कि पोषण वाला जो टॉपिक है, कुपोषण वाला, और वो इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो इससे आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि यदि कुपोषित बच्चों में एडिमा एडिमा एक तरीके का तरल एकत्रित होने के कारण सूजन होती है, तो अगर उसमें लक्षण है तो उसके अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पे: वाटरलो वर्गीकरण, वेलकम वर्गीकरण, गोमेद वर्गीकरण, या फिर आईएपी वर्गीकरण। तो यहाँ पर कुपोषण के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप से कुपोषण को वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर किस तरीके का पूछा है हमसे कि अगर एडिमा के कारण जो सूजन हो जाती है बच्चों में, तो ये किस तरीके का कुपोषण है? तो इसका करेक्ट आंसर है वेलकम वर्गीकरण। ठीक है, ये एक वेलकम वर्गीकरण का कुपोषण है। अब कुपोषण के जो टाइप्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके वही हम यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि उससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कुपोषण जो है उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप से उसको वर्गीकृत किया है। जैसे एक होता है वेलकम वर्गीकरण। वेलकम वर्गीकरण क्या होता है कि अगर बच्चे की आयु के अनुसार उसका वजन कम है, वजन में अगर कमी आ रही है, या फिर एडिमा जो एक तरल पदार्थ होता है उसकी उपस्थिति है या अनुपस्थिति है, तो देखो इसके हिसाब से अगर बच्चे को कुपोषण को वर्गीकृत कर रहे हैं तो वो वेलकम वर्गीकरण में आएगा। इसमें आयु के अनुसार वजन की बात करते हैं और एडिमा की उपस्थिति या अनुपस्थिति की बात करते हैं। उसी तरीके से जो अगला है वाटरलो वर्गीकरण, तो वाटरलो वर्गीकरण में बच्चे के वजन और ऊंचाई के आधार पर हम वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, कि वजन के हिसाब से, ऊंचाई के हिसाब से वजन कितना है, तो उसके हिसाब से वर्गीकृत अगर करेंगे तो वो वाटरलो वर्गीकरण होता है। ये इसके टाइप्स होते हैं, जैसे कि तीव्र कुपोषण, क्रोनिक कुपोषण, क्रोनिक आधार पर तीव्र कुपोषण,
ठीक है, तो ये वाटरलो वर्गीकरण के टाइप्स होते हैं। फिर एक और टाइप है आईएपी के द्वारा, इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स के द्वारा। तो इसके हिसाब से क्या करते हैं कि आयु के हिसाब से वजन को वर्गीकृत करते हैं, है ना। यहाँ पे सबके अलग अलग टाइप्स है। अगर आयु के हिसाब से वजन को वर्गीकृत करेंगे तो आईएपी का वर्गीकरण है। अगला है गोमेज वर्गीकरण। गोमेज वर्गीकरण कैसा होता है कि इसमें उम्र के हिसाब से वजन को वर्गीकृत करते हैं। अगर बच्चे की उम्र है तो उम्र के हिसाब से कितना वजन होना चाहिए, तो अगर इसको देखेंगे तो वो एक गोमेज वर्गीकरण के अंदर आता है। इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कि हल्का कुपोषण, मध्यम कुपोषण, गंभीर कुपोषण। ठीक है, मतलब कि अगर जैसे कि अगर 90% से ज़्यादा अगर वजन है, जितना उम्र के हिसाब से वजन होना चाहिए उसका अगर 90% भी है तो वो नॉर्मल कंडीशन में आता है। लेकिन अगर 90 से 76% के अंदर है तो वो हल्का कुपोषण है। ठीक है, थोड़ा कुपोषण है। उसी तरीके से 61 से लेके अगर 75% तक है बच्चे का वजन जितना उम्र के हिसाब से होना चाहिए तो वो मध्यम कुपोषण है, मीडियम तरीके का मेल न्यूट्रिशन है। और अगर 60% से भी कम हो गया, जितना उम्र के हिसाब से वजन होना चाहिए उसका 60% से भी कम हो गया, तो वो गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कुपोषण का वर्गीकरण, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको एक बार और हम देख लेते हैं कि वेलकम वर्गीकरण जो होता है वो आयु के हिसाब से वजन देखता है और एडिमा की उपस्थिति या अनुपस्थिति। वाटरलो में हम वजन और ऊंचाई के हिसाब से वर्गीकृत करते हैं। आईएपी जो है इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, उसमें आयु के हिसाब से वजन को देखते हैं। और गोमेज भी होता है, वो भी आयु के हिसाब से ही वजन को देखता है, उम्र के हिसाब से भी वजन को देखता है। तो गोमेज और आईएपी दोनों सिमिलर है। ठीक है, अगला हम प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों की पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कौन कौन सी विधि है, जैसे शरीर का वजन, लंबाई, कमर नितंब अनुपात या छाती की परिधि। तो अगर बच्चे का हमें देखना है कि उसकी पोषक स्थिति कैसी है तो किस चीज से हम पता नहीं कर सकते हैं। तो वजन से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि वजन देख के पता कर सकते हैं कि बच्चा कुपोषित है या नहीं है। लंबाई से भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, छाती की परिधि से, चेस्ट का जो है कितना डायमेंशन है उससे भी हम पता कर सकते हैं। लेकिन जो कमर नितंब अनुपात है इससे पता नहीं कर सकते हैं। ये इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है पोषण की स्थिति को देखने के लिए। तो इसलिए सी वाला करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कुपोषण के एक प्रकार पीईएम का पूरा नाम क्या है। ठीक है, कुपोषण कई तरीके के होते हैं, उसका जो एक प्रकार है कि पीईएम। तो पीईएम जो है वो क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है वो हमें बताना है। पेप्सिन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन आधिक्य कुपोषण, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण या फिर पेप्सिन एंजाइम कुपोषण। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। पीईएम मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप का कुपोषण होता है जिसमें प्रोटीन के कारण जो है ऊर्जा की कमी हो जाती है, बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिससे क्वार्शिकोर बीमारी होती है, मेरेस्मस बीमारी होती है। तो ये पीईएम का फुल फॉर्म होता है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन है। ठीक है, मलेरिया, टाइफाइड, लैक्टोज असहजता या फिर बुखार। अगर कार्बोहाइड्रेट के कारण कुपोषण है तो उससे क्या होता है। तो मलेरिया तो देखो नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो पैरासाइट से होता है। ठीक है, मच्छर के काटने से होता है, फिर उससे जो प्रोटोजोआ होते हैं उससे होता है। टाइफाइड भी नहीं होता है, बुखार भी इसके अलग रीजन है। लैक्टोज असहजता जो है ये कार्बोहाइड्रेट कुपोषण के कारण होती है। इसमें जो शरीर है हमारा वो लैक्टोस को अच्छे तरीके से पचा नहीं पाता है। जो लैक्टोस प्रोटीन है जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट में मिलता है, तो उनको अच्छे से हमारा शरीर नहीं पचा पाता है लैक्टोस असहजता में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुपोषण के लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे कि ठिंगनापन, दुबलापन, कम वजन या उपरोक्त सभी। तो कुपोषण में ये सारी चीजें आती हैं। ठिंगनापन उम्र के हिसाब से ऊंचाई कम होगी, लंबाई कम होगी, दुबलापन होगा, वजन कम होगा। तो सारी चीजें कुपोषण में आती है, तो ये सभी कुपोषण के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण होने वाला रोग है। क्षय रोग, क्वार्शकोर, बुखार या मलेरिया। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जो अभी हमने देखा था पीईएम, अगर बच्चे में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उससे क्या बीमारी होती है, तो उससे होने वाली बीमारी का नाम है क्वार्शिकोर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। क्वार्शिकोर जो प्रॉब्लम है वो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। और इससे प्रोटीन क्वार्शिकोर में जो स्किन है वो बहुत रफ हो जाती है, उसमें क्रैक्स हो जाते हैं,
सूजन आ जाती है शरीर में, ये क्वार्शकोर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्गीकरण कुपोषण के प्रकार और अवधि की पहचान करता है? तो कुपोषण की अगर हम अवधि की बात करें, टाइप्स की बात करेंगे, प्रकार की बात करेंगे, तो कौन से वर्गीकरण में होता है? यहाँ पर हमने अलग अलग वर्गीकरण देखे थे, तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर वॉटरलो वर्गीकरण। जो भी हमने वॉटरलो वर्गीकरण भी देखा था, तो कुपोषण कितने टाइप का है, उसको उसके टाइम पीरियड कितना हो गया है, ये सब हम वॉटरलो वर्गीकरण में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटापाग्रस्त शहरी बच्चों में होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है, तो मोटापा भी एक तरीके का कुपोषण होता है। तो इससे अगर बच्चा ग्रस्त है तो उसमें क्या होगा? कुपोषण, ऊर्जा की कमी, कार्बोहाइड्रेट की कमी, या फिर उपरोक्त सभी। तो अगर मोटापा है तो मतलब कि फैट ज़्यादा है, वसा ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट भी उसमें ज़्यादा रहता है, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी तो नहीं होगी। ठीक है, ऊर्जा भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ऊर्जा की कमी यहाँ पर हो सकती है, और कुपोषण भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। कुपोषण, ऊर्जा की कमी भी उसमें हो सकती है। ठीक है, दोनों चीज यहाँ पर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिवेशी कारक जो अप्रत्यक्ष रूप से कुपोषण से संबंधित है। ठीक है, एक इनडायरेक्ट कारक रीजन देखेंगे हम यहाँ पे कुपोषण का। व्यक्तिगत स्वच्छता, जनसंख्या घनत्व, परिवेशी स्वच्छता, या उपयुक्त सभी। तो परिवेशी कारण यहाँ पर जो आसपास का हमारा कारण होता है कि और किस तरीके से कुपोषण हो सकता है। तो कुपोषण व्यक्तिगत स्वच्छता पे भी निर्भर करता है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व पे भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फिर हो सकता है कि वहाँ पे सोर्स कम हो जाएंगे फूड के, तो कुपोषण वहाँ पर फैल सकता है। परिवेशी स्वच्छता, आसपास का जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसकी स्वच्छता पर भी निर्भर करता है कुपोषण। अगर आसपास गंदगी होगी तो बीमारी फैलेगी, बीमारी से जो है कुपोषण भी फैलेगा, क्योंकि बीमारी अगर होगी शरीर में तो अच्छे से पोषक तत्व तो यूज़ नहीं कर पाएगा शरीर। तो इसलिए सारे ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से अगर हम कारण देखेंगे तो ये सारे कारण यहाँ पर सही है, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे कुपोषण के संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं? ऑप्शन है बॉडी मास इंडेक्स, त्वचा के मोड़ की मोटाई, मध्य ऊपरी भाग की परिधि, और रक्तचाप। तो इसमें से कौन एक कुपोषण का संकेतक नहीं है, इंडिकेटर नहीं है? यहाँ पर रक्तचाप करेक्ट आंसर है। रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसका कुपोषण से संबंध नहीं है। उसका अलग बीमारी से संबंध है, पर उसका कुपोषण से संबंध नहीं। जैसे बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, बीएमआई, उसका भी कुपोषण से संबंध होता है। ठीक है, त्वचा के मोड़ की मोटाई से, मध्य ऊपरी भाग की परिधि से, तो इन सब चीजों से देखा जाता है कि बच्चे का जो शरीर है वो कुपोषित है या नहीं है, लेकिन रक्तचाप का उससे संबंध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा कारक बच्चों में कुपोषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो जैविक, पर्यावरणीय, मितव्ययी, या सुंदरता। तो डायरेक्टली यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सुंदरता ये एक ऐसा है टॉपिक जिसका इससे कुपोषण से कोई मतलब नहीं है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे इसको टिक कर सकते हैं। बाकी जैविक कारण हो गया, बायोलॉजिकल रीजन, पर्यावरणीय, हमारे आसपास की चीज़ें कैसी है, मितव्ययी जो है वो अगर जितना खर्च करना चाहिए पोषक तत्व के लिए नहीं कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें पोषण से संबंधित हो सकती है। लेकिन सुंदरता का कोई मतलब नहीं है, तो वो डायरेक्टली हम यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एसएएम का पूरा नाम क्या है? एसएएम भी एक तरीके का कुपोषण होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसएएम का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, सीवियर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन। गंभीर, अगर इसका फुल फॉर्म होता है कि गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। गंभीर तरीके से अगर लगातार कुपोषण है तो उसको एसएएम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन प्रोटीन कुपोषण का उपचार प्रोटोकॉल से आरंभ होता है। प्रोटीन कुपोषण का उपचार कैसे शुरू करते हैं? संक्रमण से लड़ने की क्षमता में वृद्धि के लिए प्रतिरक्षण, भार वहन व्यायाम, तरल पदार्थों की पुनर्पूर्ति, तत्पश्चात उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, और कैलोरी में क्रमशः वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुके हैं परीक्षा में। तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं। अगर प्रोटीन का जो कुपोषण है उसको अगर उपचार करना है, उसको दूर करना है, तो ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। क्योंकि प्रोटीन की कमी से क्या होता है कि शरीर में एडिमा की कमी हो जाती है, जो तरल पदार्थ है उसकी कमी हो जाती है। तो पहले तरल पदार्थों की पुनर्पूर्ति करनी पड़ेगी, उसके बाद अच्छी क्वालिटी वाले, उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन वाले जो भोजन है, कैलोरी वाले भोजन है, वो देना पड़ेंगे। तो इससे जो है फिर प्रोटीन कुपोषण का उपचार किया जाता है। ठीक।
अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमुख का लक्षण है। चंद्रमुख कौन सी बीमारी का लक्षण है? ऑप्शन है यहाँ पर वीएडी, क्वाशिकोर, मेरास्मस, पीईएम। चंद्रमुख एक तरीके की स्थिति होती है और ये बनती है क्वाशिकोर डिजीज में। क्वाशिकोर डिजीज प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में होता है और इसमें क्या होता है ना कि जो गाल है वो सूज जाते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। तो एक गालों में जब सूजन आ जाती है तो ऐसा एक चंद्रमुख जैसा आकार बनता है उसमें। तो इसलिए चंद्रमुख जो लक्षण है वो क्वाशिकोर डिजीज में आता है। तो यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं कुपोषण से संबंधित। ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे भी हम इस से क्वेश्चन से रिलेटेड सीरीज लाने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक यू।